अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस। बेटा ये है आज का हमारा चैप्टर 12 का 4th लेक्चर। ठीक है, चैप्टर 11 हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 12 मैंने स्टार्ट करवा दिया था। कल जो मैंने पढ़ाया था वो क्या था, वो था गॉसियस लॉ। ठीक है ना, हमने क्या किया था, फ्लक्स देखा था। फ्लक्स क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, फिर हमने देखा था फ्लक्स किस वक्त पॉजिटिव होता है, किस वक्त नेगेटिव होता है, मैक्सिमम मिनिमम वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, एंगल कॉस ऑफ थीटा पे, जो थीटा था उस पर डिपेंड कर रहा था। अगर हम थीटा की वैल्यू रखें 0 तो फ्लक्स क्या हो गया था, मैक्सिमम। अगर थीटा हम रख दें 90 तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम मीन 0। अगर क्या हो, थीटा की वैल्यू हो लेस देन 90 तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और अगर थीटा की वैल्यू हो ग्रेटर देन 90 तो फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास हो तो उसकी वैल्यू क्या थी, तो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। तो फ्लक्स को किससे शो किया था, फाई से। फाई ई क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे पास इक्वेशन आई थी फाई ई इक्वल्स टू, फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फाई ई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या था, टोटल चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर हमने क्या किया था, गॉसियस लॉ देखा था। गॉसियस लॉ के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी कि टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन टाइम्स, और क्या था, चार्ज। 1 एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज। टोटल फ्लक्स क्या था, 1 एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज। ये हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कल कि आज हम करेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस लॉ। तो गॉसियस लॉ के हैं हमारे पास 3 एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस लॉ 3 एप्लीकेशन है तुम्हारे कोर्स में। ठीक है, पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो ख़त्म हो जाएगी। क्या है कि देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस लॉ। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज एट अ डिस्टेंस r। क्या है, एट अ डिस्टेंस r, स्मॉल r लिखा हुआ है, r फ्रॉम इट्स सेंटर। सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ठीक है, 3 एप्लीकेशंस हैं गॉसियस लॉ की। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, अच्छा देखो 3 एप्लीकेशंस है और तीनों एप्लीकेशंस में हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, तीनों में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किससे शो करेंगे, कैपिटल ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या था कि एफ अपॉन क्यू। ठीक है, एफ अपॉन क्यू क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम सपोज करेंगे हमारे पास है एक स्फीयर है या स्फेरिकल सरफेस है, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। और सेकंड एप्लीकेशन में हम क्या सपोज करेंगे कि हमारे पास एक चार्ज शीट है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंगल शीट के लिए। लेकिन क्या सपोज करेंगे कि सिंगल शीट का जो एरिया है वो इन्फिनिटी के इक्वल है, कि हमारे पास एक सिंगल शीट है, ठीक है, जिस पे चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और क्या होगा, इन्फिनाइट चार्ज शीट होगी। ठीक है, फिर थर्ड एप्लीकेशन में हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन 2 अपोजिट चार्ज प्लेट्स के लिए। ओके, अब हम आते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। के है क्या मीनिंग, इसके मीनिंग्स क्या हुए हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है एक स्फेरिकल सरफेस के लिए। अगर हम क्या सपोज करें कि एक हमारे पास स्फीयर है और स्फीयर से कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास एक चार्ज पड़ा है जो कि स्फीयर के बाहर है। ठीक है, चार्ज कहाँ है, स्फीयर के बाहर है। यहाँ पे शायद डायग्राम भी होगी, ये देखो डायग्राम भी है। ठीक है, कि एक स्फीयर है, स्फीयर की सरफेस पे क्या है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, स्फीयर के बाहर है हमारे पास जो चार्ज है, वो स्फीयर के अंदर नहीं है। चार्ज कहाँ पे है, स्फीयर जो है उसकी सरफेस पे है। किस तरह से, जैसे एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल क्या है, वो भी स्फेरिकल सरफेस है ना, वो भी एक स्फीयर की तरह होता है। मैंने कहा कि चार्ज है और मैंने वो पूरा फुटबॉल के ऊपर डाल दिया, और अंदर से फुटबॉल क्या है, खाली है, अंदर चार्ज नहीं है। अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज कहाँ है, फुटबॉल के ऊपर ऊपर हमने क्या किया, चार्ज को फैला दिया।
या मैंने एक ब्लू कलर लिया, पानी में घोला, व्हाइट कलर की मेरे पास थी फुटबॉल और उस कलर को वाले पानी को मैंने फुटबॉल पे डाल दिया, तो अब क्या होगा, वो फुटबॉल पूरी की पूरी ब्लू कलर की हो जाएगी क्योंकि हमने ब्लू कलर डाल दिया ना। लेकिन कलर उसकी क्या होगा, आउटर सरफेस पे होगा, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हम क्या सपोज कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। अच्छा देखो, अब हम ये क्या करेंगे, ये क्लोज सरफेस के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू, तो अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इनसाइड द स्फीयर, और इनसाइड द स्फीयर क्या है कि देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है। स्फीयर के अंदर क्यू की वैल्यू क्या है, 0, वो खाली है, अंदर चार्ज नहीं है। चार्ज सिर्फ कहाँ पे है, स्फीयर की सरफेस पे है, ठीक है। फिर फर्स्ट क्या है कि हम इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड क्या है, हम स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम एक पॉइंट सपोज करेंगे P, जो कहाँ है, सरफेस स्फीयर से बाहर है, ठीक है। ये पॉइंट B क्या है कि स्फीयर से इसका डिस्टेंस क्या है, R है, पॉइंट को हमने नाम दिया P, और वहाँ पे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए हम 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर कौन सा वाला पॉइंट है, पॉइंट P जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। वापस हम आ जाते हैं पिछली शीट पे, ठीक है। अब क्या है कि ये मैं पढ़ देती हूँ क्या लिखा हुआ, वी कंसीडर ए स्फीयर इन विच चार्ज Q is uniformly distributed. To calculate the value of electric field intensity at point R, we considered the following conditions, ठीक है ना। following conditions क्या है, फर्स्ट क्या है, electric field intensity at a point P outside the sphere। फिर नंबर 2 क्या है, electric field intensity on the surface of the sphere। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। मैंने क्या कहा था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना है कि इस स्फीयर को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर एट पॉइंट P। ओके, पहले हेडिंग हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब मैं पढ़ देती हूँ, लिखा हुआ है वी कंसीडर अ पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, एट अ पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। हम क्या सपोज कर रहे हैं कि जो चार्ज है वो कहाँ पे है, सिर्फ स्फीयर पे, स्फीयर की सरफेस पे है, और उससे हमें R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P सपोज किया। अच्छा देखो, इसको हम कैसे लेंगे कि मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, अपने अराउंड ऑटोमेटिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं जो पूरे स्फीयर के ऊपर पड़े हैं, ठीक है, ऊपर पड़े हैं, अंदर नहीं है। तो हर चार्ज है तो हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो फिर मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ठीक है। जो पॉइंट P मैं सपोज कर रही हूँ, ये पॉइंट P क्या होगा कि जहाँ पे इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव होगी, ठीक है। पॉइंट P वो पॉइंट है जहाँ पे ये जो चार्ज हैं स्फीयर के ऊपर, इन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पॉइंट P तक जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, जब चार्ज हमारे पास होता है तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आ रही होती हैं, है ना। तो फ्लक्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी एरिया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी एरिया, ठीक है। तो हम क्या सपोज कर रहे हैं, हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं जो स्फीयर के ऊपर पड़े हैं, स्फीयर की सरफेस पे हैं, तो इनकी से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो पॉइंट P तक उसका असर जा रहा होगा। और फ्लक्स हमने पढ़ा था किसके इक्वल था, E डॉट डेल्टा A के। अब यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, एक चार्ज नहीं है। अगर एक चार्ज होता तो हम क्या ले लेते हैं, अच्छा ऊपर इक्वेशन लिखी भी हुई है, देखो फ्लक्स किसके इक्वल है, समीशन E डॉट डेल्टा A। E मैंने क्यों लगाया कि हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, अगर एक चार्ज होता तो हम क्या लिखते, फाई इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा A। ये समीशन का साइन क्या शो कर रहा है कि हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे। याद है जो पिछली इक्वेशन मैंने फ्लक्स के लिए करवाई थी और गॉसियस लॉ के लिए, तो वहाँ हमने क्या लिखा था, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू
phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 और बाद में समीशन का साइन लिया था। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, वहाँ ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी डेरिवेशन खुद भी लंबी है। तो हमने डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लिखेंगे phi इक्वल्स टू समीशन ई डॉट डेल्टा ए। ये समीशन का साइन शो कर रहा है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो एक से ज़्यादा हैं। जब एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो फ्लक्स जो होगा वो भी एक से ज़्यादा, वैल्यूज़ उसकी एक से ज़्यादा आ रही होंगी। अच्छा, फिर क्या था, मैंने ये चीज़ पिछले लेक्चर में भी समझाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम समीशन के अंदर नहीं रखते, समीशन के बाहर रखते हैं। इसीलिए अगले स्टेप में देखो मैंने क्या किया, ई को बाहर रखा हुआ है, ये हो गया phi इक्वल्स टू ई समीशन डेल्टा ए। phi क्या है, फ्लक्स, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेल्टा ए क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चार्ज 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, फिर क्या था कि हमने यहाँ क्या किया कि जो कांस्टेंट वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको समीशन के साइन के बाहर रखा। क्यों बाहर रखा, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उसको समीशन में हम नहीं लेते, समीशन के बाहर रखते हैं। फिर हमने जब गॉसियस लॉ ड्राइव किया था तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, phi इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो phi मैंने लिख दिया किसके इक्वल है, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और समीशन डेल्टा ए क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल का टोटल एरिया क्या है, समीशन डेल्टा है। ये कांस्टेंट होता है, ये इक्वल किसके है, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है ऊपर वाली, phi इक्वल्स टू ई समीशन डेल्टा ए, phi की जगह हम रखेंगे q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और समीशन डेल्टा ए की जगह हम रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ई और ब्रैकेट में है 4 पाई आर स्क्वायर। ये ब्रैकेट और ई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ब्रैकेट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास समीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट पहले से था वो अपनी जगह पे रहेगा। अब इसको मैंने इक्वेशन को अरेंज किया, लास्ट इक्वेशन देखो जो है स्टेप, इसमें सिर्फ इक्वेशन को अरेंज किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया और q डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया और q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया। ये फॉर्मूला किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे इसके बाद कि हम इक्वेशन में q की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू रखेंगे, q की वैल्यू। q किसके इक्वल है, समीशन सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। ओके बेटा, तो हमारे पास क्या आया इसका आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। आउटसाइड द स्फीयर के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि स्फेरिकल सरफेस के लिए ही अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, लेकिन कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो पिछला ये हमारे पास फॉर्मूला आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा सरफेस के लिए है और कौन सा आउटसाइड द स्फीयर के लिए है, तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस चेंज कर देंगे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि आउटसाइड द स्फीयर के लिए डिस्टेंस r रखा है और ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए मैंने r की जगह a रख दिया। हम भी r भी रखें तो भी सही है, ठीक है ना। सिर्फ दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि दोनों में डिफरेंस है। अगर आउटसाइड द स्फीयर है तो डिस्टेंस क्या है, r है, और ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर है तो डिस्टेंस को हमने किसके r की जगह क्या रख दिया, a। आर स्क्वायर था तो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इक्वेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये किसके लिए है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए। एज हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सो वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट होने जा रही है, लेकिन कहाँ पे, सरफेस के लिए। जब सरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का,
और सरफेस वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे हम किन टर्म्स में बात कर रहे हैं, चार्ज और एरिया की फॉर्म में। मास का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा और ना ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम की जगह हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एरिया, और मास की जगह का हम ले रहे हैं चार्ज। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है Q डिवाइडेड बाय डेल्टा ए के। ठीक है, Q क्या है, चार्ज, डेल्टा ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्चुअली डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m डिवाइडेड बाय v। m क्या होता है, मास, v क्या होता है, वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे मास और वॉल्यूम वाली टर्म्स नहीं है, यहाँ हमारे पास कौन सी टर्म्स है, चार्ज और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मास की जगह हम रखेंगे Q और वॉल्यूम की जगह हम रखेंगे डेल्टा A। ठीक है, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम शो करते हैं इस साइन से जो बना हुआ है, सिग्मा का साइन है ये। ठीक है, इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा A। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे Q की और डेल्टा A को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये जाएगा Q इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा A। डेल्टा ए हमने पीछे देखो यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ है, ठीक है ना, कि डेल्टा ए किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ, डेल्टा ए इक्वल है किसके, 4 पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा Q इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, चार्ज की। अब हम क्या करेंगे, ऊपर है हमारे पास इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में जो Q है, Q की जगह हम रखेंगे इसकी वैल्यू जो अभी हमने ड्राइव की इक्वेशन के Q किसके इक्वल है, सिग्मा 4 पाई डेल्टा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह हम रख देंगे सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। मैंने Q की जगह इसकी वैल्यू रखी, ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास वैल्यू आ गई सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किसके लिए आई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर मैंने क्या बताया था, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर इन वैल्यू ऑफ चार्ज 0। ठीक है ना, इनसाइड द स्फीयर वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है, 0। तो हम दोबारा से फॉर्मूला वही लेंगे जो हमने फर्स्ट टाइम ड्राइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम रख देंगे Q की जगह 0। ठीक है, अब 0 को जब हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर 0 होता है। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 इसलिए होगी कि इनसाइड द स्फीयर चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी, अगर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर चार्ज ही नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या था, फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन किसके लिए था, स्फीयर या स्फेरिकल सरफेस के लिए। और इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब है सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। क्या है ये, ऑफ है, ऑफ एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। अब यहाँ हम क्या क्या कर रहे हैं कि वी कंसीडर एन इनफाइनाइट चार्ज शीट where the charge is uniformly distributed and electric lines of forces are perpendicular to the plane at all points. We again consider a cylinder of cross-sectional area delta A and length L passing through this infinite sheet such that flat faces are parallel to the sheet at a distance r. The charge enclosed within the Gaussian surface is sigma delta A. The flux on the curved surface is 0 as the angle is 90 degree. So the sum of flux on two flat surfaces is. ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं एक हमारे पास चार्ज शीट है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये प्लस प्लस का साइन क्या है, चार्ज को शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को। और लेकिन चार्ज का जो एरिया है वो हम क्या सपोज कर रहे हैं, वो इन्फिनिटी है, एक इन्फिनाइट चार्ज शीट है और इसमें से ये जो है एक सिलेंडर पास कर रहे हैं। ठीक है, सिलेंडर हम पास कर रहे हैं
सिलेंडर के जो दो एंड्स हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो इसके दो एंड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एंगल जीरो होगा तो फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2। φ1 φ2 क्या होगा कि जो दो एंड हैं सिलेंडर के, हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और फाई मैंने क्या बताया था, किसके इक्वल होता है, ई डॉट डेल्टा ए के। φ1 किसके इक्वल होगा, ई डॉट डेल्टा ए के। φ2 भी किसके इक्वल होगा, ई डॉट डेल्टा ए के। तो φ1 की जगह भी हम रखेंगे ई डॉट डेल्टा ए, प्लस का साइन एज इट इज लिख देंगे, फिर दोबारा से लिखेंगे φ2 की जगह भी ई डॉट डेल्टा ए। तो ई डॉट डेल्टा ए प्लस ई डॉट डेल्टा ए क्या हो जाएगा, 2 ई डॉट डेल्टा ए। फिर हम क्या करेंगे, डॉट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, φ इक्वल्स टू 2 डॉट हट जाएगा, ठीक है, इसमें डॉट गलत लगा हुआ है, 2 डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेल्टा ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चार्ज, के चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबका कुछ ना कुछ एरिया होगा, है ना। फिर क्या है, फाई क्या है, फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे कि फाई किसके इक्वल था, गॉसियस लॉ की इक्वेशन में Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की जगह हम क्या रख देंगे, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि Q की वैल्यू रखेंगे। Q की वैल्यू देखो हमने फाइंड की थी कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। Q किसके इक्वल है, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर या आर स्क्वायर हम दोनों रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम Q की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे। Q किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा ए कह दो या आर स्क्वायर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, Q इक्वल्स टू सिग्मा। देखो सिग्मा किसके इक्वल है, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा ए के। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ए को शिफ्ट कर दो, Q किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा ए के। यहाँ सामने मैंने लिखा भी हुआ है, तो हम Q की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, सिग्मा डेल्टा ए। तो क्या होगा, डेल्टा ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर हम 2 को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये इसका था सेकंड एप्लीकेशन। अब हम आ जाते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास 2 चार्ज प्लेट्स हैं, एक पे है पॉजिटिव साइन और सेकंड वाले पे है नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की देखो, जो ये एरो क्या शो कर रहा है, किस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मूव करती हैं, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला पिछला वाला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था सिंगल शीट के लिए, सिंगल इन्फानाइट शीट के लिए, वो क्या था, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हम ये यूज करेंगे। अब 2 पॉजिटिव हमारे पास चार्ज प्लेट्स हैं, तो जो 2 चार्ज प्लेट्स की 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और दूसरी क्या है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है। नाउ वी, मैं पढ़ के दे रही हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, नाउ वी कंसीडर 2 पैरेलल metal plates separated by small distance. Plates carry equal amount of opposite charges, each have a charge density sigma. Electric field intensity due to positive charge plate is E plus equals to sigma divided by 2 epsilon naught, and electric field intensity due to negative charge plate E minus equals to sigma divided by 2 epsilon naught. फॉर्मूला यही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज है तो ई के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा देंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ई के ऊपर क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। नेगेटिव चार्ज प्लेट के लिए ई पे नेगेटिव साइन लगेगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के लिए ई पे पॉजिटिव साइन लगेगा, ठीक है। तो ई प्लस क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ई माइनस क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू ई प्लस, फिर प्लस का साइन E माइनस, ये क्या है, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लेट। E प्लस और E माइनस की वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, फिर इसके बाद हम लेंगे LCM और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 अपोजिट चार्ज प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, यहाँ तक ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्या था, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस लॉ, यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। मैंने क्या कहा था, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं नेक्स्ट डे उसका टेस्ट लूंगी, और तुम्हें अब तक मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए कि जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं उसका टेस्ट लेती हूँ, है ना। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके 2-3, वो मैं करवाऊंगी कल, ठीक है ना। और तुम लोग का जो टेस्ट है वो अब होगा फ्राइडे को। फ्राइडे को टेस्ट है गॉसियस लॉ का, ठीक है। गॉसियस लॉ में क्या है, गॉसियस लॉ का स्टेटमेंट, गॉसियस लॉ की डेरिवेशन, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस लॉ, जो मैंने आज का लेक्चर पढ़ाया पूरा का पूरा, और जो कल मैं समझाऊंगी वो होंगी न्यूमेरिकल्स होंगे, वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो फ्राइडे को तुम्हारा, फ्राइडे को अब तुम्हारा टेस्ट होगा किसका, गॉसियस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस लॉ एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। गॉसियस लॉ कंप्लीट, गॉसियस लॉ जब मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या है, गॉसियस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस लॉ, ठीक है। ये थ्योरी कंप्लीट होती है इसकी, और इसके साथ इसकी 3 या 4 प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगी, उनका भी टेस्ट होगा तुम्हारा फ्राइडे को, ठीक है। और सैटरडे को इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो मैं स्टार्ट करवाऊंगी कैपेसिटर वाला, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है बेटा कि इसको अच्छी तरह से पढ़ना। अभी एक दिन है तुम्हारे पास, जो कन्फ्यूजन हो पहले उसकी तस्वीर लिया करो, फिर मुझे व्हाट्सएप किया करो, और इन वर्ड्स भी लिखा करो कि मिस मुझे समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूंगी, जिसको जहाँ भी जो कन्फ्यूजन हो। अच्छा, एक चीज़ और कि अब तक की जो भी अटेंडेंस हैं, ठीक है ना, जितने बच्चों ने अटेंडेंस लेक्चर्स लिए नहीं लिए वो उनकी मर्जी है। अब तुम लोग का ज़ाहिर कॉलेज तो आ नहीं रहो, एक तो मैं टेस्ट ले रही हूँ, है ना, उसके मार्क्स हैं, दूसरे तुम्हारे अटेंडेंस के भी मार्क्स हैं। मंथली टेस्ट जब कॉलेज ऑन होता है तो मैं हमेशा लेती हूँ। अब जो तुम्हारा फर्स्ट मंथली टेस्ट है उसका रिजल्ट मैं लगा दूंगी। अब मैं तुम्हारे टेस्ट की बेस पे नहीं लगा रही, अब तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट का जो रिजल्ट है बाय मंथली टेस्ट का वो तुम्हारी अटेंडेंस की बेस पे जा रहा है। जिसने जितनी क्लासेस ली हैं उसकी बेस पे उसके नंबर होंगे, उस तरह से वो पास होगा, और जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं जाहिर है वो फेल हो जाएंगे फर्स्ट टेस्ट में। टेस्ट देना तो इम्पॉर्टेंट है, क्लासेस लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सेकंड जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट लगेगा तुम्हारा, ठीक है ना, अगस्त का भी मिला, बल्कि ये इसका अभी जो चल रहा है जुलाई, ये जून का मैं लगाऊंगी, ठीक है, जुलाई का अगस्त में जाएगा। और जो तुम्हारी अटेंडेंस है, अगर अटेंडेंस शॉर्ट है चाहे टेस्ट में पास हो तो मैं फेल लिखूंगी, ये याद रखना, ठीक है ना। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। दिन ब दिन बच्चियाँ बजाय इसके कि वो रेगुलर होना शुरू हो जाएं, अब वो एब्सेंट होना शुरू हो गई हैं, क्लास लेती नहीं है, गूगल क्लासरूम पे भी नहीं आती हैं, व्हाट्सएप में मैं क्लास लेती हूँ तो भी नहीं लेती हैं। अब जो बाई मंथली टेस्ट का रिजल्ट लगेगा तुम्हारा, ठीक है, ये मैं गूगल क्लासरूम पे शो कर दूंगी। फिजिक्स का कॉलेज में होते हैं तो भी मैं हर महीने एक टेस्ट ज़रूर लेती हूँ। छोटे छोटे टेस्ट तो चलते हैं, और जो मंथली टेस्ट होते हैं वो तो अलग होते हैं। अब जो मंथली टेस्ट का तुम्हारा रिजल्ट लगेगा जून और जुलाई का, वो लगेगा तुम्हारे अटेंडेंस की बेस पे। जिसने क्लासेस अटेंड की हैं वो पास हो जाएगा, जिसने क्लासेस नहीं ली हैं वो फेल। 50% भी जिसने क्लासेस ली हैं उसको भी मैं पास कर रही हूँ, ठीक है, वरना तो 75% मिनिमम होता है, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन मैं कम करके 50 कर रही हूँ। जिसने 50% भी क्लासेस ली हैं वो बच्चा पास है, जिसने नहीं ली है वो ज़ाहिर फेल है। जून में जुलाई में भी, जून में फेल हो, जुलाई में फेल हो, जैसे ही मैं जुलाई का रिजल्ट लगाऊंगी उसके बाद क्लास से बच्चों को निकाल दूंगी जो लगातार 2 टेस्टों में फेल है। एक तुम लोग को मैं फेवर दे सकती हूँ कि आज से लेकर 31 जुलाई तक, आज से लेकर 30 जुलाई तक, बल्कि आज से लेकर 30 जुलाई तक जो रेगुलर क्लासेस ले लें वो जुलाई में मैं उसको पास कर दूंगी। जो बच्चा आज से लेकर 30 जुलाई तक, 30 जुलाई तक रेगुलर क्लासेस लेगा वो बच्चा पास हो जाएगा। अब तुम्हारी संडे को भी क्लास होगी, संडे ऑफ नहीं होगा बेटा, संडे को भी क्लास लूंगी क्योंकि बीच में ईद की छुट्टियां आ रही हैं, ठीक है। तो संडे को मैं ऐसा करूंगी, शॉर्ट लेक्चर होगा, इतना बड़ा लेक्चर नहीं होगा, शॉर्ट लेक्चर होगा तुम लोगों का। और आज से लेकर 30 जुलाई तक जो बच्चा रेगुलर रहेगा, एक भी छुट्टी नहीं करेगा, उसको जुलाई में मैं पास कर दूंगी, अदरवाइज तुम्हारा फेल ही जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारे मिड टर्म्स स्टार्ट होंगे नवंबर में, नवंबर में तुम्हारे मिड टर्म्स होंगे, और जो फेल होगा जून में, जुलाई में, अगस्त में, वो तो लिख लो,
वो तो फेल ही फेल है, चाहे वो नवंबर का वो क्लियर करेगा टेस्ट, लेकिन उसको मैं अटेंडेंस की बेस पे फेल कर दूंगी। तो अब ये तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम ये लगातार 3 में तुम फेल होते हो और तो नवंबर में भी समझो तुम लोग फेल ही फेल। कॉलेज इंशाल्लाह सितंबर में खुल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तो आना तो मेरे हाथों में है ना, जाना क्या है तुम लोगों ने। इतनी स्ट्रिक्टनेस तो होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो बच्चे बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ एक मीटिंग करूँ, अब मीटिंग कहाँ अरेंज करूँ, लेकिन मीटिंग तुम्हारे पेरेंट्स से होगी, अपने घरों में इन्फॉर्म कर देना बच्चियाँ कि मिस चाकरा एक मीटिंग रखेंगी जो सिर्फ पेरेंट्स से होगी, और मैं फेस टू फेस मिलना चाह रही हूँ। अब देखते हैं कि मीटिंग हम कहाँ अरेंज करते हैं, कि कुछ पेरेंट्स को समझाऊं तो शायद उनकी बात मान लो, क्योंकि इस वक्त हम तो सामने हैं नहीं टीचर्स ना, लेकिन अटेंडेंस जो है उसका तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। चाहे तुम लोग जाके यूट्यूब पे लेक्चर देखो, लेकिन गूगल क्लासरूम खोला करो और टर्न इन किया करो। मेरे पास टर्न इन आना चाहिए कि कितने बच्चों ने क्लास ली। जो बच्चों का टर्न इन नहीं आ रहा है इसका मतलब वो एब्सेंट है और वो फेल है, ठीक है बेटा। अब इन चीज़ों को याद रखना और जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही हूँ उनको फॉलो करना। नहीं करोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला, नुकसान तुम्हारा ही होने वाला है। छुट्टियाँ कितने दिन रहेगी, आना तो है, आखिर तुम लोग को आना कॉलेज ही है ना। जब कॉलेज आओगे तो फिर हम देख लेंगे क्या करते हैं। जाहिर है फिर सख्ती पे मजबूर भी तुम लोग कर रहे हो, करना तो मैं नहीं चाह रही, लेकिन उसके अलावा कोई मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाता। मेरा काम है पढ़ाना, बच्चों को पास करवाना, ना सिर्फ पास करवाना, अच्छे नंबरों से पास करवाना। और अच्छे नंबरों से पास उसी वक्त होगे जब रेगुलर रहोगे, रेगुलर टेस्ट दोगे, दोनों चीज़ें। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जितनी बातें मैंने की हैं उनको गौर से सुनना और अमल करना, ठीक है। पास होना फेल होना तुम्हारे हाथ में है। मैं तो याद करने नहीं करने का कुछ कह नहीं रही, बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर रहो, क्लासेस लेनी हैं। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको प्लीज़ इन्फॉर्म करें। वो जो CRs हैं, सेक्शन A, B और C के CR हैं, आज की मेरी जो बातें मैंने की हैं वो ज़रूर बताएं उन बच्चों को जो कि एब्सेंट ही रहते हैं। ये CR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CR को मैं फ़ोन करूंगी इसी वीक में, 3-4 दिन का टाइम दे रही हूँ। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको सब को कहो कि मिस ने इस तरह से कहा है और तुम्हें क्लासेस लेनी ही लेनी है, ठीक है बेटा। चलो अल्लाह हाफिज़।